नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और मैं हूं अनंत भट्ट। गुड न्यूज का नया पैगाम लेकर हम हाजिर हैं जीएनटी स्पेशल के साथ। जीएनटी स्पेशल में आज बात करेंगे देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान में शुमार पद्म पुरस्कारों की। अब तक पद्म पुरस्कार को लेकर देश में यह धारणा थी कि अवार्ड बड़े नाम वालों को ही दिए जाते हैं, लेकिन आज ये भ्रांति टूट गई। ये नए दौर का भारत है और अब हमारे देश में सर्वोच्च नागरिक सम्मान बड़े नाम से नहीं बल्कि बड़े काम से मिलता है। इस बार कई ऐसे लोगों को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है जो बेहद साधारण बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन जिंदगी में कड़ी मेहनत और संघर्ष से आज उन्होंने ये असाधारण मुकाम हासिल कर लिया है। वाकिफ कहां जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। जो जिंदगी देखी मैंने वो बहुत गरीब थी, अनाथ थी। अभी अनाथ नहीं हूँ मैं, मेरे बच्चे भी अनाथ नहीं है और अभी तो शासन मेरे को सम्मान दे रहा है। क्या बात है, मेरी भी कॉलर टाइट है आज। मेरे परिवार को, मेरे अपने आप को और मेरे सारे गांव वालों को बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुश हो रहे हैं। तो मैं बहुत इतनी खुश हूँ कि मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं इतना बड़ा अवार्ड ले लूँ। राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक दरबार हॉल में आंखों में खुशी की चमक और चेहरे पर गर्व का भाव लिए ये वो साधारण लोग हैं जिन्होंने अपने असाधारण कामों से देश का मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया। ताकतवर मेहमानों की भीड़ और कैमरों के चमकते फ्लैश के बीच राष्ट्रपति भवन के रेड कारपेट पर नंगे पांव पड़ते हुए ये वो लोग हैं जिन्होंने जमीन से जुड़े रहकर आसमान की बुलंदियों को छुआ। समाज सेवा, शिक्षा, कृषि और कला के क्षेत्रों से जुड़े ये वो आम लोग हैं जिन्होंने लाख चुनौतियों और मुश्किलों से टकराकर जिंदगी की धारा को मोड़ा और आज इस सर्वोच्च सम्मान के हकदार बन गए। आज देश ने इनके अप्रतिम योगदान के लिए इन्हें पद्म पुरस्कार से नवाजा है। बेहद साधारण सी पृष्ठभूमि से आने वाले इन लोगों ने अपनी सारी जिंदगी एक लक्ष्य का पीछा करते हुए समाज और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में लगा दी। कुछ साल पहले तक यही माना जाता था कि पद्म पुरस्कार ज्यादातर उन्हीं को मिलते हैं जिनकी सत्ता के गलियारों तक पहुंच हो, जो बड़े घरों, बड़े लोगों और बड़े शहरों से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में ये सोच भी बदली और ये सिलसिला भी। अब आम आदमी भी देश के इन सर्वोच्च पुरस्कारों से नवाजे जा रहे हैं। वे गुमनाम नायक जिनकी कहानियां सारे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जिनकी कहानियां समाज सेवा और देश सेवा की सच्ची मिसाल है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल जुलाई में देश के लोगों से अपील की थी कि वे पद्म पुरस्कारों के लिए प्रेरणादायी लोगों के नामों का सुझाव दें। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे पीपल्स पद्म नाम दिया था। पद्म पुरस्कार के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 15 सितंबर रखी गई। अवार्ड्स के लिए खुद को नॉमिनेट करने का विकल्प भी रखा गया था। प्रधानमंत्री की अपील का असर यह हुआ कि आज देश इस शुभ अवसर का गवाह बन सका। देश के अलग अलग हिस्सों से आए इन पद्म पुरस्कार विजेताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने बेहद गर्मजोशी के साथ मुलाकात की, उन्हें निजी तौर पर बधाई दी, उनका आदर किया, उनके साथ तस्वीरें खिंचवाई। सबसे पहले तो ये कि सरकार की पारदर्शी नीतियों की वजह से मिला मुझे। अगर ये ऑनलाइन नहीं होता तो शायद हमको नहीं मिलता। मैं सबसे पहले ये सरकार को ये धन्यवाद देता हूं कि हम जैसे दूर दराज के किसानों को जो है इस काबिल समझा। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने जमीनी स्तर पर उपलब्धि हासिल करने वालों को उनके अनुकरणीय प्रयासों के लिए सम्मान मिलता देख खुशी जताई। उन्होंने ट्वीट किया, पर्यावरण से लेकर उद्यम तक, कृषि से कला तक, विज्ञान से समाज सेवा तक,
लोक प्रशासन से लेकर सिनेमा तक पद्म पुरस्कारों को पाने वाले विविध पृष्ठभूमि से आते हैं। मैं आप सभी से प्रत्येक पुरस्कार विजेता के बारे में जानने और प्रेरित होने का आग्रह करूंगा। आपको बता दें, 2020 में कोरोना के चलते पद्म पुरस्कार नहीं दिए जा सके थे, लिहाजा इस साल दोनों साल के पद्म विजेताओं को एक साथ सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विजेताओं को पद्म पुरस्कार से नवाजा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब हम आपसे पद्म पुरस्कारों के जिन नामों की चर्चा करने जा रहे हैं, उनकी जिंदगी देखने से आपको यकीन हो जाएगा कि गीता में भगवान श्री कृष्ण की वो बात कितनी सही है जिसमें उन्होंने कहा है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हमारी रिपोर्ट की ये 3 नायिकाएं जिन्हें आज पूरा देश सलाम कर रहा है, इन्होंने बस अपना निस्वार्थ कर्म किया। अपने कर्म से इन सभी ने अपना कद इतना बड़ा कर लिया कि उन्हें अब देश के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है। यह तस्वीर सिर्फ देश ही नहीं, दुनिया में छा गई। सोशल मीडिया पर इस तस्वीर के वायरल का रिकॉर्ड तो पूछना ही क्या। तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह दिखाई दे रहे हैं। दोनों हाथ जोड़कर सामने खड़ी एक बुजुर्ग महिला का अभिवादन कर रहे हैं। तस्वीर पर गौर करें तो बुजुर्ग महिला आपको नंगे पैर दिखाई दे रही है। इस तस्वीर से किसी की भी बुजुर्ग महिला के लिए उत्सुकता बढ़ जाना लाजमी है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हुई ये बुजुर्ग तुलसी गौड़ा है, जिन्हें पर्यावरणविद के तौर पर जाना जाता है। और तो और कई लोग तो इन्हें फॉरेस्ट का इंसाइक्लोपीडिया यानी वन का विश्वकोश बुलाते हैं। कर्नाटक के हलक्की जनजाति से ताल्लुक रखने वाली तुलसी गौड़ा पढ़ी लिखी नहीं है। बचपन से ही जंगल में जीवन बिताने की वजह से पेड़ ही इनकी जिंदगी बन गए। अब तक हजारों पेड़ लगा चुकी है। तुलसी 12 साल की उम्र से पेड़ पौधे लगाती आ रही हैं। पेड़ और जड़ी बूटियों की जानकारी का ऐसा खजाना इनके पास है कि इलाके का वन विभाग भी इन्हें खुद को नौकरी देने से नहीं रोक पाया। 72 साल की उम्र में भी ये सिलसिला जारी है। अब तक 30,000 से ज्यादा पेड़ लगाने की उपलब्धि को देखते हुए भारत सरकार ने तुलसी गौड़ा को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा है। तुलसी गौड़ा ही नहीं, पद्मश्री सम्मान पाने वाली राहीबाई सोमा पोपेरे का योगदान भी अद्भुत है। अपने पोते की बीमारी से सब्जी उगाने की हुई शुरुआत में उन्हें सीड मदर का तमगा दिला दिया। राहीबाई ने जैविक खेती कर घर में न केवल परिवार के लिए सब्जी उगाई, बल्कि बीजों का ऐसा बैंक तैयार कर दिया जिसने कृषि विशेषज्ञों को भी दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया। महाराष्ट्र के अहमदनगर से ताल्लुक रखने वाली राहीबाई आदिवासी परिवार से आती है। परिवार बीज सहेजने का काम पहले से करता था, लेकिन इसे उपलब्धि बनाया राहीबाई ने। इनके सहेजे बीजों की खासियत यह है कि ये कम सिंचाई में भी अच्छी फसल देते हैं। राहीबाई के बीजों की सबसे ज्यादा डिमांड महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में है। दिलचस्प बात यह है कि राहीबाई से प्रेरणा लेकर अब दूसरी महिलाएं भी इनके साथ जुड़ गई हैं। 50 एकड़ से ज्यादा के खेत में राहीबाई 1700 से ज्यादा फसल उगा चुकी हैं। फिलहाल इनके साथ 3,500 किसान जुड़े हुए हैं। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इन्हें सम्मानित कर चुकी हैं। एक महिला के लिए इससे बड़ा संघर्ष कुछ नहीं हो सकता कि उसके वजूद पर ही सवाल उठा दिए जाएं। छुटनी देवी के साथ भी 1999 में कुछ ऐसा ही हुआ, जब उन्हें सामाजिक प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा। लेकिन छुटनी देवी ने झुकने की बजाय लड़ने का फैसला किया, और यह लड़ाई उन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन दूसरी महिलाओं के लिए भी लड़ी जिनके वजूद को जीते जागते इंसान की जगह डायन में बदल दिया जाता रहा।
झारखंड के सरायकेला जिले की रहने वाली छुटनी देवी ने डायन प्रथा वाली प्रताड़ना के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। शुरुआती चुनौतियों को पार करते हुए बीते 25 सालों में उन्होंने न केवल महिलाओं को इस प्रताड़ना से आजादी दिलाई, बल्कि काफी हद तक लोगों का नजरिया भी बदला। आज इनकी इस मुहिम में 62 महिलाएं जुड़ी हैं। छुटनी देवी आज भी अपने खर्चे पर 15 से 20 गरीब और डायन प्रथा से पीड़ित महिलाओं को भोजन कराती है। तुलसी गौड़ा, राही बाई और छुटनी देवी जैसी महिलाओं ने यह सम्मान सिर्फ अपने बूते कमाया है। इसमें न तो शिक्षा कभी बाधा बनी, न सामाजिक और आर्थिक जरूरतें। अपने जुनून की बदौलत इन महिलाओं ने एक इतिहास रचा है जिसे पूरा देश पढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। ये शेर उनको नजर जिन्होंने जिंदगी में मुसीबतों के लाख थपेड़े सहकर भी आगे बढ़ना नहीं छोड़ा और निरंतर आगे बढ़ते रहने की उसी ललक ने आज उन्हें इतना आगे पहुंचा दिया कि सारा जमाना पीछे छूट गया। किसी ने कला के क्षेत्र में शिखर को छुआ तो किसी ने समाज सेवा में अपना सारा जीवन लगा दिया। अपने साथ अतीत के संघर्ष की अद्भुत कहानियां समेटे हुए सम्मान के हकदार देश के अलग अलग राज्यों के सुदूर कोनों से राजधानी पहुंचे और यकीन मानिए इनाम लोगों की सफलता की खास कहानियों से महामहिम का दरबार हॉल आने वाले कई दिनों तक गूंजता रहेगा। ये तो चेहरे पे रख रखाव था मगर वो नहीं देख सके जो मेरे दिल का घाव था। आज तो मेरा घाव अच्छा हो गया। यादें है आपके वादे है, इससे जिंदगी नहीं कटती, ये तकला दो इरादे है। मैंने बहुत जग देखा, बहुत दुनिया देखी, दिल में खुशी है आज, दिल में खुशी है, जिंदगी में बहार है। मैं मर नहीं सकती अभी क्योंकि आपका इंतजार है। अनाथों की माँ बन गई, आप भी रिश्तेदार बनो। आप छोटा परिवार सुखी परिवार को बेहतर मानते होंगे, लेकिन महाराष्ट्र की सिंधुताई सपकल के जीवन की किताब में इस लाइन के लिए कोई जगह नहीं। सिंधुताई के 1500 बच्चे, 150 से ज्यादा बहुएं और 300 से ज्यादा दामाद हैं। अनाथ बच्चों की सेवा में अपनी जिंदगी गुजारने वाली सिंधुताई को महाराष्ट्र की मदर टेरेसा कहा जाता है। मदर टेरेसा बहुत बड़ी थी रे, मैं उसकी इतनी सी बच्ची हूँ मगर काम उसका करती हूँ, इसीलिए मेरे को मदर टेरेसा बोलते हैं महाराष्ट्र के। अच्छा लगता है मेरे को, उसका पदर पकड़ के मैं चल रही है ऐसा लगता है। महाराष्ट्र में वर्धा जिले के एक सामान्य गोपालक परिवार में जन्मी सिंधुताई ने सारा जीवन अभावों में गुजारा। पेट भरने के लिए ट्रेन में भीख भी मांगी। उन दिनों रेलवे स्टेशन ही उनका घर था। एक दिन स्टेशन पर सिंधुताई को एक बच्चा मिला। यहीं से उन्हें बेसहारा बच्चों की सहायता करने की प्रेरणा मिली। इसके बाद शुरू हुआ एक अंतहीन सिलसिला जो आज महाराष्ट्र की 6 बड़ी समाजसेवी संस्थाओं में तब्दील हो चुका है। काम करते समय तो कुछ सोचा नहीं था क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा और क्या मिलने के लिए ये काम करना पड़ता है। तब मैं अकेली थी, अनाथ थी। फिर मेरे को अनाथों का दुख अपना लगा, फिर मैं अनाथों की माँ हो गई। इन संस्थाओं में 1500 से ज्यादा बेसहारा बच्चे एक परिवार की तरह रहते हैं। सिंधुताई की संस्था में अनाथ शब्द का इस्तेमाल वर्जित है। बच्चे उन्हें ताई कहकर बुलाते हैं। इन आश्रमों में विधवा महिलाओं को भी आसरा मिलता है। वे खाना बनाने से लेकर बच्चों की देखरेख का काम करती हैं। उनके इस अद्भुत योगदान के लिए आज देश ने सिंधुताई को पद्मश्री से नवाजा है। महसूस तो अच्छा कर रहे बेटा, ये कमाई का फल है मेरा। जो मैंने जिंदगी देखी, जो यहाँ तक मैंने खींच के लाया, बच्चों को बड़ा किया, तो उसका ये मुआवजा है सरकार दे रहा है मेरे को आज। सिंधुताई ने बेसहारा बच्चों के जीवन में प्रेम की खेती की तो उत्तराखंड के किसान प्रेमचंद शर्मा ने खेती को ही अपना जीवन बना लिया। केवल 5वीं क्लास तक पढ़े प्रेमचंद शर्मा ने खेती के नए और प्रगतिशील तरीकों से केवल आम लोगों को ही नहीं बल्कि कृषि वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया। कृषि पे तरह तरह के प्रयोग करके जो है जैविक कृषि के ऊपर और जैविक जो खाद्य तैयार कर रहे हैं उसी पर हमें ज्यादा ये मिला है। हम कृषि का विविधीकरण करते और उसमें तरह तरह का अभिनय करके हमको जो है और बहुत दूर दराज के क्षेत्र में, इंटीरियर में, जनजाति क्षेत्र में
इस दौर में जब उत्तराखंड में कृषि को घाटे का सौदा बता पहाड़ से पलायन की प्रवृत्ति चरम पर है, तब प्रगतिशील खेती के लिए इसी इलाके के एक किसान को इतना बड़ा नागरिक पुरस्कार मिलना किसी सुखद आश्चर्य से कम नहीं है। सबसे पहले तो ये कि सरकार की पारदर्शी नीतियों की वजह से मिला मुझे। अगर ये ऑनलाइन नहीं होता तो शायद हमको नहीं मिलता। मैं सबसे पहले ये सरकार को ये धन्यवाद देता हूं कि हम जैसे दूर दराज के किसानों को जो है इस कारण समझा। केवल हौसले के दम पर जिंदगी की धारा मोड़ देने की कुछ ऐसी ही कहानी है मध्य प्रदेश के झाबुआ की रहने वाली भूरी बाई की। झाबुआ में रहते हुए भूरी बाई का बचपन गरीबी और संघर्ष की कहानी रहा। चित्रकारी का शौक था, सो बचपन के खेल तमाशों में रंगों और कूची का साथ बना रहा। लेकिन तब भूरी बाई को कहां मालूम था कि रंगों से उनका यही लगाव एक दिन उन्हें कला के लिए देश का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिलवा देगा। मैं अपने घर की दीवारों पे मिट्टी कलर से शुरुआत की थी। जब गांव में मैं जैसे बच्चे लेके मिट्टी बैठ जाते हैं, ऐसा करके मैं मिट्टी लेके बैठ जाती थी। मुझे जो भी अच्छा ही लगता था। भूरी बाई का बाल विवाह हुआ था। जिंदगी की जरूरतों और अभाव में उल्लास खोजने की इंसानी फितरत ने सिर उठाया तो 17 साल की भूरी बाई पति के साथ गांव छोड़कर राजधानी भोपाल जा पहुंची। भोपाल में उन दिनों जोर शोर से भारत भवन का निर्माण चल रहा था। भूरी बाई वही मजदूरी के काम में लग गई। फिर मेरी शादी हो गई तो मेरा पति भोपाल में लाया मजदूरी करवाने, तो मैं मजदूरी करने आई थी। और भोपाल में एक म्यूजियम है भारत भवन करके, जो भारत भवन बन रहा था, तो मैं मजदूरी कर रही वहाँ पे। जिंदगी मजदूरी करवाती रही, लेकिन आसपास के लोगों का प्रोत्साहन मिला तो रंगों से नाता भी बना रहा। साल गुजरते रहे और भूरी बाई ने खुद को कुछ नहीं से सब कुछ हासिल करने तक की इस यात्रा में झोंक दिया। मैंने वहाँ से भारत भवन से शुरुआत की। मैं बहुत अच्छे से उनको बना के दिए, उनको बहुत पसंद आया, खूब अच्छा लगा उनको। फिर उसको 20-20 में मैं मजदूरी करती गई। 20-20 में वो मुझे ऐसे कभी 5 दिन के कभी 10 दिन के ऐसे पेंटिंग बनवाता रहा। मुझे यही नहीं पता था कि वो बनवा रहा है, लेकिन क्यों बनवा रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है ये क्या करेगा, लेकिन उनके आशीर्वाद से आज मैं बहुत मतलब इतनी ऊंचाई पे आ गई हूँ। अब तक कई अवार्ड जीत चुकी भूरी बाई को आज बरसों की तपस्या का सबसे मीठा फल मिला है। इसी दरमियान भोपाल से सैकड़ों किलोमीटर दूर राजस्थान के सीकर में सुंडाराम वर्मा जिंदगी की जमीन पर अपनी तरह से आशाओं के बीज बोने में जुटे थे। आज की पीढ़ी के ख्वाबों और ख्यालों की उड़ान और बेहतरी के पैमाने से ठीक उलट सुंडाराम वर्मा ने आराम की जिंदगी देने वाली सरकारी नौकरी को ठोकर मार खेती को अपना पेशा बना लिया। सुंडाराम वर्मा ने सालों के शोध और संघर्ष से कृषि और जमीन को उपजाऊ बनाने की अद्भुत तकनीकों का विकास किया। एग्रो बायोडायवर्सिटी के क्षेत्र में उनके सराहनीय कामों के लिए दुनिया भर में उनकी वाहवाही हुई। उन्होंने केवल 1 लीटर पानी से वृक्षारोपण करने की तकनीक विकसित करके दुनिया को हैरान कर दिया। मैंने 1 लीटर पानी से पेड़ लगाने की एक वृक्षारोपण तकनीक विकसित की है, जिसमें पौधे को पनपने के लिए उसके पूरे जीवन काल में केवल 1 लीटर पानी चाहिए। और रेगिस्तान में, राजस्थान में तो ये परिस्थिति और भी विकट है। वहाँ पीने के लिए भी पानी नहीं मिलता है, तो पेड़ों के लिए पानी बहुत मुश्किल होता है। कभी सुंडाराम वर्मा ने सरकार की नौकरी को चुनने से इनकार कर दिया, लेकिन आज उनकी अभूतपूर्व उपलब्धियों के लिए उसी सरकार ने सुंडाराम को इतने बड़े सम्मान से नवाजने के लिए चुना। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात पद्मश्री से सम्मानित होने वाले शिक्षा के सारथी की। यह कहानी कर्नाटक के हरेकल हाजब की है, जो खुद तो कभी लिखाई पढ़ाई नहीं कर सके, लेकिन एक घटना के बाद उन्होंने शिक्षा की अलख जगाने की मुहिम छेड़ दी। आप भी देखिए मिसाल बन चुके कर्नाटक के हरेकल हाजब की ये अद्भुत कहानी। राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक दरबार हॉल में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जिस वक्त हरेकल हाजब को पद्म अवार्ड से सम्मानित कर रहे थे, यहाँ से करीब 2234 किलोमीटर दूर बेंगलुरु के हरेकल हाजब स्कूल के बच्चे इस अवार्ड फंक्शन की लाइव तस्वीरें देख रहे थे। हरेकल हाजब की जिंदगी के इस सबसे खूबसूरत लम्हे का बच्चे तालियों से स्वागत कर रहे थे।
हरिकल हाजब को देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया है। हाजब को ये सम्मान शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक कार्य करने के लिए दिया गया। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ के न्यूपाडापू गांव के रहने वाले हरिकल हाजब कभी स्कूल नहीं गए, कभी किताबों से वास्ता नहीं पढ़ा। अक्षर संत के नाम से जाने जाने वाले हाजब संतरे बेचकर अपना और अपने परिवार का गुजारा करते रहे। लेकिन एक दिन जब उनका सामना विदेशी टूरिस्ट से हुआ तो एक झटके में सब कुछ बदल गया। उनकी जिंदगी को नया मकसद मिल गया। विदेशी टूरिस्ट ने हाजब से अंग्रेजी में संतरे का नाम पूछा। हाजब दाम नहीं बता सके। उन्हें काफी शर्मिंदगी महसूस हुई। इसके बाद उनके दिमाग में स्कूल खोलने का आइडिया आया। हाजब नहीं चाहते थे जो तालीम उन्हें नहीं मिल सकी, आने वाली पीढ़ियां भी उससे वंचित रह जाएं। हरिकल हाजब ने संतरे बेचकर जमा की गई रकम से गांव में एक स्कूल खोला। जरूरतमंद बच्चों के लिए 1 एकड़ में प्राथमिक स्कूल की स्थापना की और हर साल अपनी बचत का बड़ा हिस्सा स्कूल के विकास के लिए देते रहे। 68 साल के हरिकल हाजब में शिक्षा को लेकर आज भी गजब का जुनून है। हाजब अपने गांव में एक प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज खोलने की तैयारी में जुटे हैं। खुद अनपढ़ होकर भी हरिकल ने शिक्षा की जो अलख जगाई है वो पूरे गांव को रोशन कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। संघर्ष और सफलता की ऐसी ही कहानी है राजस्थान के साहित्यकार अर्जुन सिंह शेखावत की। राजस्थानी भाषा और साहित्य को जीवन समर्पित करने वाले डॉक्टर शेखावत को यूं तो अब तक कई पुरस्कार मिल चुके हैं, लेकिन कई कहानियां लिखने वाले डॉक्टर शेखावत की अपनी कहानी में आज का दिन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। उम्र कुछ नहीं होती, हौसला सब कुछ होता है। जिस उम्र में लोगों को रिटायर हुए भी एक उम्र बीत जाती है, ठीक वहीं पर सफलता के शिखर को छुआ है राजस्थानी भाषा के लेखक अर्जुन सिंह शेखावत ने। 90 साल के डॉक्टर शेखावत को देखकर साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री से नवाजा गया है। डॉक्टर शेखावत मारवाड़ की मिट्टी से जुड़े लेखक हैं और अब तक मायड़ भाषा में 50 से ज्यादा किताबें लिख चुके हैं। भाकर्रा भूमिया उनकी सबसे चर्चित किताब है। 40 पुस्तकें छपी है, 40-50 राजस्थानी मातृभाषा में भी है और 30-4-5 हिंदी में भी है। अंग्रेजी में मेरी एक किताब का अनुवाद भाकर्रा भूमिया करके जो राजस्थानी में है, उसे ट्राइबल लिटरेचर ऑफ एजुकेशन के हिसाब से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन भी हुआ उसका। डॉक्टर शेखावत पिछले 30 सालों से राजस्थानी मायड़ भाषा को संविधान में शामिल कर इसे मान्यता दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उम्र चाहे 90 की हो, लेकिन आज भी अपने जीवन के संघर्ष और साहित्य की सेवा के सफर की कहानी किसी बाके नौजवान की तरह ही तनकर सुनाते हैं। खुशी तो खैर होती है, लेकिन मेहनत भी करने में कोई कसर नहीं रखी हमने, खूब किया। लेकिन ईश्वर को मैं कह रहा हूँ कि मेरी तपस्या और साहित्यिक साधना का ये जो कुछ पुरस्कार कोई बात बड़ी बात नहीं, तो बड़ा बड़ो, लेकिन साधना छोड़ूंगा नहीं। अभी भी मेरा 90 की एज मेरी हो गई है, लेकिन अभी भी कलम चल रही है। अभी हफ्ते पर पहले एक किताब छप के आई अभी, और 2-3 जो है वो टेबल पर है, जो प्रेस में जाने की तैयारी। डॉक्टर अर्जुन सिंह शेखावत और आज पद्म पुरस्कारों से नवाजे गए उनके जैसे तमाम लोग भारत की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। आज भारत उनके त्याग, संघर्ष और उपलब्धियों के लिए उन्हें सलाम कर रहा है। दिल्ली से वरुण सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।